हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज का हमारा टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये मोल एक्चुअली में है क्या, या फिर इस मोल कॉन्सेप्ट को लाने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो जो मोल होता है वो कुछ नहीं होता, ये एक तरीके की मेजरिंग यूनिट होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे 1 डज़न में क्या होता है, ये एक तरीके की मेजरिंग यूनिट है, और 1 डज़न में 12 यूनिट्स होती हैं, राइट, करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ कि 1 kg है, तो 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। अगर मैं कहता हूँ 1 लीटर में क्या होता है, तो 1 लीटर में आपको पता है 1000 ml होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक तरीके की मेजर करने की यूनिट्स हैं। तो सिमिलरली हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल भी, और मोल भी एक तरीके की मेजरिंग यूनिट है। सवाल ये है कि ये किस चीज़ की मेजरिंग यूनिट है। हम लोग ऐसी चीज़ें जो हमारे फिजिकल अपीयरेंस में बहुत अच्छे से आ जाती हैं, लाइक आप केला लेने गए हैं तो उसमें क्या बोलोगे कि 1 डज़न बनाना दे दो। तो बनाना इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, वी कैन एक्चुअली सी इट बाय आवर नेकेड आइज। सिमिलरली अगर आप कोई शॉप पे कोई सामान लेने गए, आप उसे कहते हो कि 1 kg मुझे ये सामान दे दो, तो उसे आप देख सकते हो, उसे आप थ्योरेटिकली वे भी कर सकते हो। बट अगर मैं मॉलिकुलर लेवल पर आ जाऊँ, तो वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन लोगों को ना हम देख सकते हैं और ना ही डायरेक्टली उन्हें मेजर किया जा सकता है। तो उनके लिए एक नई यूनिट की ज़रूरत पड़ी, जिसे हम लोगों ने क्या कहा, मोल। तो मोल क्या है, इट इज़ जस्ट अ काउंटिंग यूनिट। इट इज़ वॉट, जस्ट अ काउंटिंग यूनिट। ठीक। अगर मैं 1 यूनिट की बात करूँ, तो 1 यूनिट इज़ नथिंग, इट इज़ इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट, दैट इज़ इक्वल टू 1 मोल। ये जो यूनिट है, इस यूनिट को हम लोग कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर, एंड दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज Na। Na इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर। ओके, आपको एग्जांपल्स देते हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है मेरे पास, किसी भी चीज़ के एटम से, तो मैं इसे कहूँगा कि मेरे पास 1 मोल ऑफ एटम्स है। ओके। सिमिलरली अगर मैं कहूँगा कि मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैं कहूँगा कि मेरे पास क्या है, 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक। सिमिलरली अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस हैं, तो मैं इसे कहूँगा कि मेरे पास 1 मोल ऑफ आयंस है। तो ये बिल्कुल ही सेम है इन सारी यूनिट्स की तरह, जो कि हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ये जो मोल है, इसे हम लोग वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर हम उन क्वांटिटीज़ को फिज़िकली देख नहीं सकते, या हम लोग खुद से वे नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज वो बहुत ही छोटी हैं और उन्हें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है। अब इसी के लिए IUPAC ने इसकी एक डेफिनेशन दी। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC ये क्या कहता है कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड, 1 mole of compound contains as many as atom, contains as many as atoms present in 12 gram of C12 isotope of कार्बन। मतलब हम लोगों ने क्या कहा कि कार्बन को लिया, और कार्बन का कौन सा आइसोटोप लिया, C12 आइसोटोप। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये आइसोटोप्स क्या होते हैं। हम लोग पहले भी ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बन के ही आइसोटोप्स की बात करूँ, तो कार्बन का 6C12 आइसोटोप प्रेजेंट होता है, 6C13 होता है और 6C14 होता है, जिनमें कि जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, 6C12 आइसोटोप। और इसीलिए हम लोग हर जगह 6C12 आइसोटोप की ही बात करने वाले हैं। तो सवाल आता है कि IUPAC ने कार्बन को ही क्यों लिया, और भी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा एबंडेंस में प्रेजेंट है, उनको क्यों नहीं लिया गया। एक्चुअली में ये देखा गया कि जितने भी मॉलिक्यूल्स या एटम या कोई भी एंटिटी इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया गया, कार्बन। तो इसलिए ये डिसाइड हुआ कि कार्बन को ही एक मेजरिंग यूनिट की तरह पर मेजर कर सकता है। और उन सभी में से भी, जैसे कि कार्बन इन सभी आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इन सभी में से भी C12 आइसोटोप सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया गया, इसलिए इसके भी आप में डेफिनेशन निकाली गई।
आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई हों। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं इस डेफिनेशन के हिसाब से मोल की डेफिनेशन निकालूँ तो क्या कहेगा कि अगर मैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन ले लेता हूँ तो इसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। किसके एटम्स होंगे? C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन के। और इसी को मैंने क्या कहा कि यही मेरा है 1 मोल। मैं फिर से चीज़ों को रिपीट करता हूँ। IUPAC ने यह कहा कि 1 मोल कंपाउंड में उतने ही एटम्स प्रेजेंट होंगे जितना कि 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप के अंदर होंगे। तो जब मेजर करा गया कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर, कौन सा कार्बन? C12 कार्बन, उसके अंदर कितने एटम्स हैं, तो ये पाया गया कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पाए गए। और इसीलिए इसे 1 मोल कहा गया, जो कि हम लोगों ने ऊपर कहा कि ये एक मेजरिंग यूनिट है। मतलब कार्बन के 12 ग्राम के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 हैं, तो इसी को एक स्टैंडर्ड यूनिट की तरह हम लोग यूज़ करेंगे। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई हो। अब हम लोग इसके आगे के कंडीशंस पढ़ने वाले हैं। तो जो मोल है इसको हम लोग सिंपली रिप्रेजेंट करने वाले हैं स्मॉल एन से। ओके, मोल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एन से। और इसका जो फर्स्ट फार्मूला दिया गया वो ये है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन Na। Now the question is, what does this capital N represent and this Na? तो मैंने अभी बताया कि जो N है स्मॉल वाला, इसे हम लोग मोल्स कहने वाले हैं, मोल्स ऑफ एनी स्पीशीज़। और ये जो N है ये हो सकता है नंबर ऑफ एटम्स हो सकता है, इट कैन बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट कैन बी नंबर ऑफ आयंस एटसेट्रा। अब सवाल ये है कि ये कब नंबर ऑफ एटम होगा, कब मैं इसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लूँगा और कब मैं इसे नंबर ऑफ आयंस लूँगा। तो ध्यान रखेंगे, हम लोग जब कभी भी कैलकुलेशन करेंगे तो ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह है। तो जब मैं इस मोल को एटम्स के लिए कैलकुलेट करूँगा तो मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे। जब मैं इस मोल्स को मॉलिक्यूल्स के लिए कैलकुलेट करूँगा तब मुझे यहाँ पर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। और जब मैं इसे आयंस के लिए कैलकुलेट करूँगा तब मुझे यहाँ पर आयंस मिलेंगे। मीन्स ये साइमल्टेनियसली चलेगा। जब ये मोल्स जो है मॉलिक्यूल के होंगे तो यहाँ मॉलिक्यूल मिलेगा, जब ये एटम के लिए होगा तो यहाँ एटम मिलेंगे, और जब यहाँ आयन के लिए होगा तो यहाँ पर आयन मिलेंगे। अब ये Na क्या है यहाँ पर? ये Na कुछ नहीं है, ये एवोगाड्रो नंबर ही है जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये Na क्या है? एवोगाड्रोस नंबर है, इसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। सो यू कैन राइट इट हियर, दिस Na इज एवोगाड्रोस नंबर whose value is 6.022 इंटू 10⁻23। अब ज़रा इसे और क्लियरली समझते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12.044 एटम्स ऑफ हीलियम कंटेन हाउ मैनी मोल्स। तो ये कैसे सॉल्व होगा, अब ज़रा समझते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि हीलियम आपने लिया और हीलियम के अंदर कितने एटम्स हैं? 12.044 एटम्स है। अब इसके अंदर मोल्स कितने हैं? तो यहाँ पर जो हमें रिलेशन पूछा गया है वो मोल्स की काउंटिंग पूछा है और आपको नंबर ऑफ एटम्स प्रोवाइड करा दिए गए। तो हम लोगों ने अभी देखा कि जो मोल्स होते हैं वो क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। तो हमें मोल्स पूछ रखा है। अच्छा, ये मोल्स किस चीज़ के पूछा है? हाउ मेनी मोल्स, किसके? हीलियम के, राइट। और हीलियम की कौन सी एंटिटी दे रखी है मुझे? एटम्स दे रखी है। इसका मतलब ये जो N है ये मुझे दे रखा है नंबर ऑफ एटम्स, और एटम्स की काउंटिंग कितनी दे रखी है? 12.044। तो अगर मैं इस N को एटम्स के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये जो मोल्स आएंगे ये भी आएगा मेरे पास मोल्स ऑफ एटम। किसके एटम? हम लोग हीलियम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो हीलियम के लिए आएगा। ओके, गॉट इट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 12.044 अपॉन Na की वैल्यू कितनी है? 12.044 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। गॉट इट। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 2 इंटू 10⁻23 मोल्स। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो एक और क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं और इसमें देखते हैं क्या आता है। क्वेश्चन कह रहा है NO3 सैंपल contain
36.132 into 10⁻24 atoms of oxygen. Now, how many moles of O3 are present? How many moles of O3 are present? अब समझिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करा गया है। वो क्या कह रहा है कि आपको ओजोन का सैंपल दे दिया गया और उसके अंदर क्या है, इतने एटम्स हैं, किसके हैं, ऑक्सीजन के लिए। ध्यान ये देना है कि ये जो काउंटिंग दे रखी है हमें, ये काउंटिंग किस चीज़ की दे रखी है, एटम्स की दे रखी है। और हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ O3 आर प्रेजेंट। गॉट इट? समझिएगा इस चीज़ को। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि एक मॉलिक्यूल ऑफ O3 में कितने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, इट कंटेन्स 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट। इट कंटेन्स 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर मैं ये पूछूं एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, तो इतने एटम्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, बोलिए। ज़रा ध्यान से देखेंगे इसे। अगर मैं इसे उल्टा करके लिखूं तो मैं ये कहूँगा कि 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंटेन या फिर मैं कहूँगा मेक्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। ओके, तो 36.132 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, ये बनाएंगे 36.132 इंटू 10⁻24 अपॉन 3 मॉलिक्यूल्स। यानी कि अगर 3 मॉलिक्यूल मिलकर एक ओजोन बना रहे हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे। ठीक है, अब इसका अगर कैलकुलेशन करा जाए तो कैलकुलेशन करने पे ये वैल्यू कुछ आएगी 12.044 इंटू 10⁻24। ये आ गए मेरे पास क्या, मॉलिक्यूल्स, किसके, मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन के। गॉट इट? अब मुझे सिंपल यही तो निकालना है कि कितने मोल्स ऑफ ओजोन प्रेजेंट हैं। तो फिर से लगाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। यहाँ मुझे निकालने हैं क्या, मोल्स ऑफ ओजोन। एंड नाउ वी आर हैविंग टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, तो इसमें सिंपल से लगाते हैं n इज इक्वल टू, वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज 12.044 इंटू 10⁻24 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23. Now calculate it, you will get here 2 times, this will be 10, so we will be getting how many, 20 moles. Got it? इसे फिर से देखते हैं एक बार। हमारे पास ओजोन का एक सैंपल था जिसमें इतने एटम्स थे, किसके, ऑक्सीजन के, और हमें पूछ रहा था कितने मोल्स ऑफ क्या है, ओजोन प्रेजेंट है। अब देखिए ये जो O3 है ये एक मॉलिक्यूल है और हमें क्या दे रखा है, एटम्स। तो मैंने आपको बताया था कि जिस चीज़ का हमें मोल्स कैलकुलेट करना है उसी चीज़ के यहाँ पर पार्टिकल्स होने चाहिए। हमें मोल्स निकालने हैं ओजोन के, तो यहाँ पर भी जो पार्टिकल होने चाहिए वो ओजोन मॉलिक्यूल के होने चाहिए। और हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, अभी दे रखा है एटम्स। तो हमने क्या देखा कि जो ओजोन का एक मॉलिक्यूल होता है उसमें 3 एटम होते हैं, तो इतने एटम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इसको डिवाइड कर दिया 3 से, तो इतने मॉलिक्यूल्स निकल आए। अब हम लोगों ने सिंपल से लगाया कि जो मोल्स हैं किसके, O3 मॉलिक्यूल्स के, ये टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन होंगे अपॉन Na, और इसे कैलकुलेट करने पे हमारे मोल्स आ गए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एक्चुअली में जो मोल्स का फर्स्ट इक्वेशन है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोज नंबर, इसे किस तरीके से यूज़ करना है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अपना मोलर मास, कि एक्चुअल में मोलर मास का कैलकुलेशन कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।